हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी एग्ज़ाम के लिए जुड़ा हुआ हूं और सीईटी एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाली साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, सभी से रिलेटेड मैंने क्लासेस आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवाई थी। उसके बाद में अपन कर रहे थे मॉडल पेपर को, जिसके अंदर अपन ने फिजिक्स का जो एक टॉपिक दे रखा था प्रकाश, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, धातु और उस धातु से संबंधित कुछ यौगिकों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो आज अपन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स जो टॉपिक आपके दे रखा है उसके रिलेटेड जो है लगभग 140-50 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको सीईटी का कंप्लीट सिलेबस जो है प्लेलिस्ट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। आप सोचेंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे, तो बिल्कुल, जब मैंने ये टॉपिक बोला था तब मैंने बताया था कि इस टॉपिक को आप क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरा कर सकते हो। थ्योरी के माध्यम से करने जाओगे तो 10 पेज की थ्योरी तैयार करने के बाद भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ही जो इस चैप्टर में मतलब थ्योरी में नहीं हो और आ गया एग्जाम में। समझ में आई बात? इसलिए इस टॉपिक में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैं सभी करवाने की कोशिश करूँगा। अब चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातुएं हैं वो आपकी कौन सी है, तो चाकू से काट सके ऐसी धातु केवल एक है, आपकी सोडियम। और ये सोडियम जो है ये एक ऐसी धातु होती है जो जैसे ही पानी के संपर्क में आती है या हवा के संपर्क में आती है, ये एकदम से तब के तब जलना जो है शुरू कर देती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है हवा और पानी के साथ में। ठीक है, आपने कॉलेज वगैरह में कभी कभार जो है सोडियम के साथ मस्ती भी की होगी, पानी में डाला होगा तो वो एकदम से राउंड के साथ में घूमते 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 जो है पूरा जलता है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में किया जाता है? अब देखिए, चाकू से काटा जा सकता है और मैंने बताया ना कि जैसे ही आप इसको जो है पानी या वायु के संपर्क में लाओगे तो ये जलना शुरू कर देता है। अब ऐसा पदार्थ है तो इसको डिब्बे वगैरह में रखोगे अगर कहीं पर भी तो जल जाएगा जल्दी से। तो ऐसे पदार्थों के संग्रहण के लिए, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इनका जो संग्रहण है वो किया जाता है मिट्टी के तेल में। किसमें? केरोसिन के अंदर रखा जाता है, ताकि ये जो है आपके क्या नहीं हो, जले नहीं, पड़े। ठीक है, और जब भी यूज़ करना होता है तो उस केरोसिन के तेल में से थोड़ा सा भाग इसका बाहर निकाला जाता है। ये सीडीएस के अंदर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो वो क्या करेगा? डूब जाएगा? नहीं। तैरता रहेगा? नहीं। तैरता हुआ जलने लगेगा? हाँ बिल्कुल सही, मैंने अभी जस्ट बताया ना, तैरता हुआ जलेगा। वो क्या करेगा बेसिकली कि मान लीजिए ये आपका कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पर आपने पानी भरा है और जैसे आपने सोडियम डाला तो यहाँ डालते ही वो क्या करेगा, ऐसे 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 घूमते 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 सेंटर में आता रहेगा और यहाँ से ऐसे घूमेगा और एकदम से जल जाएगा। समझ में आ गई बात? और अगर अधिक मात्रा है तो फिर वो क्या होगा, एकदम से ब्लास्ट भी हो सकता है हल्का सा लास्ट में। क्लियर है? तो ऐसे जब भी इस प्रकार का अगर आप एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं तो इसे थोड़ा सा दूर रहें। ठीक है, हालांकि आप कॉलेज पास आउट ही होंगे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। ये लीजिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में, आजकल जो है हमारे सड़क की रोशनी में पीछे लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो जो सड़क की रोशनी के लिए जो लैंप होते हैं उन लैंपों का यूज़ किया जाता है। पीले कलर के लैंप होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, आपने सड़कों के ऊपर देखा होगा। अब जो वो लैंप होते हैं उन लैंपों के अंदर कौन सी धातु उपयोग में ली जाती है? तो उन लैंपों के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। और ये यूपीपीएससी और एसएससी ने 2000 में और 2011 में पूछा था। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखें। बोरेक्स लवण, तो बोरेक्स जो है वो सोडियम का ही एक आप कह सकते हो यौगिक है। और बोरेक्स लवण का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो होता है Na2B4O7 और साथ में 10 जल H2O यानी जल के होते हैं। तो आप ऐसा देख रहे हैं, ये नहीं है,
क्योंकि इसके अंदर बोरेक्स इसका नाम है तो बोरॉन तो होना चाहिए, तो ये एक ही है मात्र Na2B4O7 10H2O। अब अगर किसी ने साइंस नहीं भी पढ़ रखी है तो कॉमन सेंस से भी पता लग सकता है, 10th तक तो पढ़ा ही होगा कि बोरॉन को B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर बोरेक्स वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है बोरॉन से रिलेटेड ही होगा, तो जहाँ भी B दिख रहा था वही अपना आंसर हो जाता। फिर है ग्लोबल सॉल्ट। तो ग्लोबल सॉल्ट जो होता है ये भी आपके सोडियम का ही एक यौगिक है, और ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4.2H2O। तो आपका ये याद रखिएगा, ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2O। फिर है सोडा लाइम किसका मिश्रण है। तो जो सोडा लाइम होता है वो किस किस का मिश्रण होता है। तो सोडा लाइम जो है वो आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है सोडा लाइम। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट है धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का जो सोडा होता है, जो वॉशिंग पाउडर होता है, कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज किया जाता है, वो जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। और ये मैंने आपको बताया था कि धोने का सोडा होता है Na2CO3.10H2O। कौन सा होता है, Na2CO3.10H2O। समझ में आ गई बात, ये जरूर आप याद रखें। फिर है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH। क्या है, NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र ये है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिनियम तो आएगा ही, तो आपका ये ऑप्शन भी गया और ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब एल्यूमिनेट है तो आपको थोड़ा सा इसमें याद रखने वाली चीज़ है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे कई बार पूछा जाता है। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इसके अंदर क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनियम और फिर O2, यानी हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो भाई, फिर है नेक्स्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है ना, अपने घर पे जो अपने खमण है, ढोकले हैं, इस टाइप की जो चीज़ें फूलती है थोड़ी सी, वो जब बनाई जाती है तो बेकिंग सोडा का जरूर यूज किया जाता है ताकि वो चीज़ें थोड़ी सी सॉफ्ट बने। क्या हो, थोड़ी सी सॉफ्ट बने। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaHCO3। क्या है, NaHCO3 जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है। आपके हाइपो, तो हाइपो का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र हाइपो का आपको डायरेक्ट याद रखना है Na2H2O3.5H2O। क्या होता है, Na2H2O3.5H2O जो होता है वो हाइपो का रासायनिक सूत्र है। तो हाइपो आपको याद रखना है क्या होता है, Na2H2O3.5H2O। क्लियर है। साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है। और साधारण नमक आपको बताया था सोडियम क्लोराइड होता है, तो NaCl जो है यही आपके साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। साधारण नमक का मतलब है जो आप घर पे, जो अपने घर पे यूज किया जाता है ना, उस नमक की बात हो रही है। ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम, सूत्र नहीं, नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका सूत्र क्या है, मैंने अभी बताया था NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये BSSC के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो है। क्या है, हाइपो। हाइपो का अभी जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, Na2H2O3.5H2O। ठीक है। और इस हाइपो का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र तो पता ही है, रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना भाई हाइपो क्या है, Na2H2O3.5H2O ये है। अब देखो इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट तो हो नहीं सकता, सिल्वर आ नहीं सकता। अब सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट बचा, नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो थायोसल्फेट, सल्फेट यानी सल्फर, तो ये रहा।
तो यही इसका आंसर है Na2H2O3.5H2O। ठीक है, चलिए भाई, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा आप सभी लोग जानते हैं, अभी जस्ट बताया था, क्या होता है? NaHCO3, यही है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा अगर NaHCO3 है तो सोडियम कार्बोनेट तो हो नहीं सकता, मैंने आपको बोला था, और सोडियम एसीटेट हो नहीं सकता, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही होगा। और वैसे भी मैंने आपको बोला था, सोडियम कार्बोनेट है तो हाइड्रोजन नहीं होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट है मतलब हाइड्रोजन होगी। धोने का सोडा यानी कि आप समझ गए ना, कपड़े धोने के लिए जो सोडा काम में लिया जाता है, वॉशिंग पाउडर, उसकी बात हो रही है। तो उसका प्रचलित नाम क्या है? अब उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 यानी उसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो ये रहा आपका आंसर, ये भी नहीं हो सकता, मैग्नीशियम पोटेशियम कुछ नहीं हो सकता, सोडियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा धोने के सोडे का। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट। आपको जस्ट अभी बताया क्या होता है फॉर्मूला, Na2H2O3.5H2O। ये क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किस लिए? चित्र को काला करने के लिए, चित्र को सफ़ेद करने के लिए, सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में, या चित्र को धब्बा रहित बनाने में। तो आपको बता दूं, सोडियम थायोसल्फेट या जो हाइपो जिसे कहते हैं, उसको सिल्वर ब्रोमाइड को घोल करके पृथक करने में इस सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है। खारा किस वजह से होगा भाई? नमक होगा तब। नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्या हुआ? अरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। कोई सोचेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है ना, ये क्या है? इसका रासायनिक नाम है। और रासायनिक नाम अपन से नहीं पूछा, अपन से पूछा है सामान्य नाम। तो जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा इसका सामान्य नाम होता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो साल्वे प्रोसेस के द्वारा सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसका औद्योगिक लेवल पर यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर निर्माण किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का साल्वे प्रोसेस से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? उसको मिलाने से क्या होता है? रोटियां स्वादिष्ट बनती है। तो देखो, रोटियां स्वादिष्ट नहीं बनती है, इसका कोई लेना देना नहीं। आटे को गूंथने में कम जल की आवश्यकता होती है, नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है। हाँ, जो ये NaHCO3 है, इसको मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और उससे रोटी फूल जाती है। और खाने की कोई भी चीज़ अगर फूल रही है तो उसके अंदर, ये सीधी सी बात है, बेकिंग सोडा मिलाया गया है। ठीक है, या फिर खाने का सोडा मिलाया गया है। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 आग बुझाने में उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? तो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 इसको जैसे ही हीट किया जाएगा, क्या गर्म किया जाएगा,
तो गर्म करने पर ये टूटेगा, टुकड़े होंगे इसके, और ये टूट करके आपके कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहयोगी है। समझ में आ गई बात? इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है, क्योंकि उसको गर्म करने पर वो विघटित हो करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है, यह आप सभी लोग जानते ही हो। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सागरीय जल की लवणता के अंदर, यानी उसके अंदर ज़्यादा नमकपन है, वो किसकी वजह से होता है? लवणीय उसके अंदर ज़्यादा प्रकृति पाई जाती है सोडियम क्लोराइड की वजह से, NaCl की वजह से। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम, देखो भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट है तो बेकिंग सोडा हो जाएगा, कास्टिक सोडा यानी NaOH, ठीक है, और कास्टिक पोटास या फिर धोने का सोडा बचा है अब केवल। अब धोने का जो सोडा होता है उसे ही Na2CO3 कहा जाता है, तो धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ये SSC ने पूछा था। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बरसात के मौसम, जब भी बरसात होती है तो आपने देखा होगा नमक जो है वो गीला होता है और नमक चिपकना स्टार्ट कर देता है या पानी छोड़ता है धीरे धीरे। तो मौसम जब बरसात का होगा तो खाने का सोडा गीला हो जाता है, खाने का नमक गीला हो जाता है, और उसके गीला होने की वजह क्या होती है? तो उसके अंदर उपस्थित अशुद्धियाँ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जो मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है, उसकी वजह से वो गीला हो जाता है। यानी जिस नमक में जितनी ज़्यादा अशुद्धता होगी वो नमक उतना ही ज़्यादा बरसात के दिनों में गीला होता है। आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण के अंदर क्या होगा? आयोडीन होगा, यानी पोटेशियम आयोडाइड होता है। इसीलिए आपको पता होगा कि आप जो टूथपेस्ट वगैरह में उसमें देखो ऐड में कई बार पूछते हैं ना, आपके नमक, आपके टूथपेस्ट में ये है क्या, तो या फिर आपके नमक में ये है क्या, तो आयोडीकृत नमक का मतलब है कि जो नमक था उस नमक के अंदर अब पोटेशियम आयोडाइड को भी मिलाया गया है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के लिए, फोटोग्राफी के अंदर जो स्थिर किया जाता है सभी चित्रों को, उसको प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो है सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो या फिर Na2H2O3.5H2O। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो जो आपके ब्लड कैंप होते हैं या ब्लड बैंक होते हैं, उन ब्लड बैंकों के अंदर जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसके साथ में किसको मिलाया जाता है ताकि वो रक्त खराब नहीं होता है? तो रक्त को संचित रखने के लिए या शुद्ध रखने के लिए, उसे खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट जो होते हैं वो मिलाए जाते हैं। क्या? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट, ये दो पदार्थ हैं जो मनुष्य के रक्त में मिलाए जाते हैं। जो आप रक्त डोनेट करते हो ना, ब्लड कैंप डोनेट, ब्लड डोनेट करते हो ना आप, उस ब्लड डोनेट किए हुए ब्लड को इकट्ठा करके उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट मिलाया जाता है ताकि वो ब्लड जो है थोड़ा सा यूज़फुल रहे काफ़ी लंबे टाइम तक। ठीक, चलो नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु जो होती है उसके अयस्क का नाम आपसे पूछा जा रहा है। निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट जो अयस्क है, कार्नालाइट, इस कार्नालाइट अयस्क से ही मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो नाइट्रोजन के अंदर कौन सी धातु जलती है? तो आपके मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन के अंदर जलती है, ये याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम का एक पदार्थ है, के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक प्रति अम्ल है, जो कि आपके एंटी एसिड के रूप में काम करता है, इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या होता है मुख्य तत्व?
तो वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल ट्वाइस। समझ में आ गई बात। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और वो प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है निम्न क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है। तो जो क्लोरोफिल होता है उस क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। इप्सम सॉल्ट, क्या? इप्सम सॉल्ट। जो इप्सम सॉल्ट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो इप्सम सॉल्ट का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O MgSO4 डॉट 7H2O। क्या? MgSO4 डॉट 7H2O, ये है हमारा इप्सम सॉल्ट। ठीक है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला सारक होता है। तो आपका प्रति अम्ल के रूप में जो सारक प्रयोग में लिया जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH होल ट्वाइस। क्या? MgOH होल ट्वाइस, ये भी जस्ट बताया, जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं क्योंकि वो दूधिये कलर का ही होता है, दूध जैसा कलर ही होता है, इस वजह से इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, यानी मैग्नीशियम का दूध अल्टीमेटली। तो MgOH होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो जब आपकी ब्लडिंग हो रही होती है, जब रक्त स्त्राव हो रहा होता है, कोई लग जाता है तो अपने खून आना जो स्टार्ट होता है, तो वो जो रक्त स्त्राव होता है उस रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हम कौन सा एल्यूमिनियम का लवण यूज करते हैं। तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए पोटास एलम जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। किसका? पोटास एलम का उपयोग किया जाता है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में, यानी कि आप आग से रोधक हो, जो आग का विरोध कर सके, ऐसा कपड़ा अगर हमें बनाना है तो फिर ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो ऐसे कपड़े बनाने के लिए जो हमारे धातु यूज में आती है या जो तत्व यूज में आता है या जो हमारा यौगिक काम में आता है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। ये अग्निरोधक कपड़े बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट लोहे का नहीं है, तांबे का नहीं है, सोने का नहीं है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। किस विधि से किया जाता है? तो विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन विधि के द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है, यानी जो भूपर्पटी है उसमें सर्वाधिक कौन सा धातु पाया जाता है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक जो बाहुल्य है वो किस धातु का है? एल्यूमिनियम धातु का ही है। ठीक है, ये आपने सबने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से भी अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। क्यों? तो एल्यूमिनियम जो है वो महंगा होने का रीज़न है उसका कि जो हमारे एल्यूमिनियम को निकालने के बाद में उसको शुद्ध करने के लिए जो विधियां हैं वो लोहे के निष्कर्षण से ज़्यादा खर्चीली और ज़्यादा महंगी विधियां हैं। यानी एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघट्य के द्वारा एल्यूमिनियम किसमें घुला होता है? तो क्रायोलाइट। ठीक है, इस क्रायोलाइट में घुला हुआ जो है वो वैद्युत अपघट्य के द्वारा फिर प्राप्त किया जाता है शुद्ध Al2O3 के। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
तो पहला देखो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति में एम्फेटेरिक होता है। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है AlOH होल थ्राइस, ये आपका एम्फेटेरिक होता है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? नहीं, यही इसका गलत है। ये स्वतंत्र अवस्थाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, बिल्कुल सही बात है ये। गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है? हाँ, देता है। ठीक, चलो नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो ऐसी कौन सी धातु है जो अपने खुद के ही ऑक्साइड से बचती है अपने आप को? तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो खुद के ही ऑक्साइड से रक्षित होता है। वायुयान या फिर रॉकेट, मतलब आपके जो एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, ये बनाने में कौन सी धातु प्रयोग में ली जाती है? तो एल्यूमिनियम धातु का ही मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो फिर आपके पूछा जा रहा है जो फिटकरी होती है ना, आपने फिटकरी, ठीक है, इस सामान्यतः फिटकरी का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? या सॉरी, सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ये याद रखिएगा, सामान्य फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24 H2O। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, उसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। क्या नाम होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना बॉक्साइट का नाम होता है। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। पोटास एलम जो है वो पानी के शोधन में उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? तो पोटास एलम जो है वो पानी के शोधन के लिए उपयोगी होती है। इसलिए उपयोगी है क्योंकि कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। ये क्या करती है? कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करता है। कौन? पोटास एलम। ठीक है ना, ये चीज़ मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि पानी को शुद्ध करने के लिए पोटास एलम का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम जो है उसके विद्युत अपघट्य करते हैं तब अपन क्रायोलाइट मिलाते हैं। क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जब भी आप किसी अशुद्धि को मिलाओगे तो जो आपका अयस्क है उसकी क्या होगी? गलनांक घटेगा। यानी एल्यूमिनियम का गलनांक घटाने के लिए उसके अंदर क्रायोलाइट मिलाया जाता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव के हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला जो आपका लवण है वो कौन सा होता है? तो वो है आपका दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। आप लोग जानते ही हैं। तो मानव हड्डियों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि उससे क्या होगा दोस्तों? उससे क्या हो जाएगा? जो आपका गलनांक है वो घट जाता है, या द्रवणांक जो कह सकते हैं। गलनांक या द्रवणांक दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, क्योंकि गलनांक का मतलब गलने के लिए जो टेम्परेचर है और द्रवणांक का मतलब द्रव बनाने के लिए, तो वो एक ही बात हुई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है 2CaSO4 डॉट H2O। क्या होता है? 2CaSO4 डॉट H2O। या फिर आप ये भी कह सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, क्योंकि एक कैल्शियम सल्फेट के अंदर आधा H2O ही होता है, तो दो के अंदर कितना हो जाएगा? एक H2O हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक भी है? तो आपको याद रखना है कि जिप्सम जो है वो सीमेंट का एक संघटक होता है, और जिप्सम का जो सूत्र है वो क्या होता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 डॉट 2H2O। मैं आपको बता दूं कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर केवल और केवल एक ही फर्क है
कि आपके 1.5 अणु यानी कि 1 और आधा अणु H2O का जिप्सम के अंदर ज़्यादा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कम होता है इतना, ठीक है ना। चलो, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्विक लाइम रासायनिक सूत्र जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। निम्नलिखित में से संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर का जो सूत्र है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तो सीधे सीधे से याद रखने हैं। अब फिर है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl2। क्या है? CaOCl2। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि CaSCO3 और MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है फिर बिना बुझे छूने। हाँ, ये क्या है? बिना बुझा हुआ चूना, यानी वो चूना जो बुझा हुआ नहीं हो, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो उसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे इसके अंदर जल मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो फिर वो बुझा हुआ चूना होता है। विषम पद बताइए। अब देखो, एसएससी ने ये साइंस के अंदर भी रीजनिंग का क्वेश्चन डाल दिया था। मार्बल, चौक, चूना पत्थर और बुझा हुआ चूना। तो अब आपको बता दूं कि हमारा जो मार्बल है, चौक है और चूना पत्थर है, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट है, जबकि बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो सकता है? देखो, CaCO3 तो आएगा ही आएगा, CaSO4 सॉरी, और फिर आधा H2O, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है? कैल्शियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यानी क्लोराइड है नहीं तो नाम नहीं होगा, नाइट्रेट है नहीं तो होगा नहीं। कैल्शियम है, सल्फेट है और हाइड्रेट है, क्योंकि H2O है आधा, तो ये इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो आपके किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है आपके जिप्सम से, ठीक है ना। किससे बनता है? जिप्सम से, क्योंकि CaSO4.2H2O ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का, ठीक है ना। चलो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, उस ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये जस्ट अभी बताया था CaOCl2, ठीक है। डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार आदि के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला है कैल्शियम सल्फेट। उस कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं वो क्या यूज करेंगे? जिप्सम यूज करेंगे क्या? नहीं। लाइम ऑफ सोडा? नहीं। पोटेशियम परमैंगनेट? नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है ना। किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और भी इसको ऐसे याद रख सकते हो, जो अपने घर में आजकल POP होती है ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की शॉर्ट फॉर्म है, वो यही किया जा रहा है और कुछ नहीं। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो जो एस्बेस्टॉस है वो आपका किससे बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो आपका ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कब तैयार होता है? जब आप बुझा हुआ चूना यानी CaO को क्लोरीन में से गुजारते हो, तब ये बनता है CaO और Cl2, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण यानी वही ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो देखो, ये जल में अधिक विलय होता है। क्या ये जल में विलय होता है? नहीं, ये जल में विलय नहीं होता। ये एक ऑक्सीकारक है, हाँ है। ये एक पीले रंग का चूर्ण है, हाँ है। और ये तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से ये क्लोरीन निष्पादित करता है, सॉरी, ये भी सब सही है, बस ये जल में अधिक विलय नहीं होता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इनकी सक्रियता घट जाती है। यानी ब्लीचिंग पाउडर को अगर काफ़ी टाइम तक खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें क्या होगा? उसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता रहता है, प्रकृति में उपस्थित है उससे, और
क्लोरीन को मुक्त करता रहता है इस वजह से। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लोहा जो है वो आपके प्रचुर मात्रा में किस में होगा? दूध में होगा क्या? नहीं, दूध में सब कुछ होता है लेकिन प्रचुर मात्रा में नहीं होता। फलों में नहीं, अंडे में नहीं, हरी सब्जियों के अंदर, पालक वगैरह की जो सब्जियां है, मेथी वगैरह, उसके अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। लोहे का अयस्क कौन सा है? तो लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, सिनेबार और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन तो खुद बेचारा एक कैल्शियम का यौगिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से, और सिनेबार जो है टीन का है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो कौन से खनिज से लोहा मिलेगा? देखो, पिच ब्लेड से नहीं मिलता है, मोनेजाइट रेड से नहीं मिलता, चूने के 75 से कुछ नहीं मिलता है, हेमेटाइट से मिलता है। या आरएएस और बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन उपस्थित है? कौन सा यौगिक धातु उपस्थित है? लोहा। टैप रिकॉर्डर की टैप जो होती है वो लेपित रहती है, तो टैप रिकॉर्डर के अंदर जो टैप होती है ना, वो आपकी किससे लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण जो होता है उससे लेपित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? तो अमलगम नहीं बनाने वाला जो धातु है वो आपका होता है लोहा। कौन सा? लोहा। ये जो मरकरी के साथ में अगर किसी भी धातु को मिला दिया जाए तो अमलगम बनता है, लेकिन लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। ठीक। एनीमिया जो है वो किस तत्व की कमी से होने वाला रोग है? तो एनीमिया जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है लोहे की कमी से। ठीक है ना, इसीलिए आजकल स्कूलों के अंदर सरकार के द्वारा एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए कुछ टैबलेट्स बांटी जाती है बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? तो कमी से तो एनीमिया रोग होगा, आपको बता दूं, और लोहे की अधिकता के कारण आपका सिड्रोसिस रोग हो जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी की गर्भ के अंदर दूसरा जो सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु है वो है आपका लोहा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोहे में जंग जो लगती है उससे बना पदार्थ होता है। तो लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसमें जो पदार्थ होता है वो होता है फेरिक और फेरस ऑक्साइड, दोनों के दोनों। फेरिक यानी कि Fe+3 और फेरस यानी Fe+2। ठीक है। लोह धातु के जंग लगने के लिए वायु में क्या होना आवश्यक है? तो वायु के अंदर आपका ऑक्सीजन और नमी दोनों होने आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन और नमी दोनों है तो ही लोहे के ऊपर जंग जमती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन है। तो जंग जो है उसका रासायनिक संगठन होता है Fe2O3.XH2O। और जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ेगा या लोहे का भार घटता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा और लोहे का भार बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये चीज जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि कैसे बचा पाता है भाई वो? तो वो इस कारण से बचा पाता है कि लोहा जो है ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगा तो ही जंग लगेगा। अब अगर उसके ऊपर कोई लेप कर दिया तो वो लोहा उसके कांटेक्ट में ही नहीं आ पा रहा, तो इसीलिए ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, और जब वो उसको रोक सकता है तो फिर उसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो दोस्तों आज अपन जो है इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी मैं जो है इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।